नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 6 अगस्त 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज सबसे पहले तो कोट देख लीजिए। ऑस्कर वाइल्ड का कोट है, मोरालिटी इज सिंपली द एटीट्यूड वी अडोप्ट टूवर्ड्स पीपल वोम वी पर्सनली डिसलाइक। मतलब मोरालिटी देखो वो रवैया है जो हम उन लोगों के प्रति अपनाते हैं जिन्हें हम पर्सनली नापसंद करते हैं। देखो एक चीज़, मोरालिटी ना सब्जेक्टिव हो सकती है, हर किसी की मोरालिटी अलग हो सकती है। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि ना हर किसी का कल्चर अलग है, रहन सहन का तरीका अलग है, परंपराएं अलग है। अब कुछ लोगों के लिए बीफ खाना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बीफ कंज्यूम करना गलत है। तो मोरालिटी इंडिविजुअल बेसिस पे वेरी कर सकती है। बट देखो हम ना अक्सर उन लोगों को ज़्यादा जज करते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। मतलब हमारी पर्सनल फीलिंग्स हमारी मोरल फीलिंग्स को अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो ऑफिस में या फिर क्लास में हमारा ना किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो ना हम हर चीज में उस पर्सन की गलती निकालने लगते हैं, उसकी गलतियों को बढ़ा चढ़ा के बढ़ाने लगते हैं। यहां पे ना हमारा बायस आ जाता है। समझ गए? आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, आप जिस पार्टी को पसंद नहीं करते ना, तो उस पार्टी की हर एक चीज आपको गलत ही लगती है, आप उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हो, कई बार तो सही चीज को भी गलत ठहराने की कोशिश करते हो। यहां पे आपकी बायसनेस आ जाती है। तो इसलिए देखो हमें ना हमेशा हमारी बायसनेस को पहचानना चाहिए और ये एनालाइज करना चाहिए क्या हम सच में फेयर हैं। किसी को भी ना जज करने से पहले सोचिए क्या ये मोरालिटी है या पर्सनल डिसलाइक है। हमेशा ऑब्जेक्टिव रहो, मतलब हमेशा फैक्ट्स के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे डिसीजन लो, चीज़ों को एनालाइज करो। तो ये कोट है ऑस्कर वाइल्ड का। अब आर्टिकल्स देख लीजिए जो आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो देखो बांग्लादेश की सिचुएशन से संबंधित कई सारे आर्टिकल्स को कंपाइल करके कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से हम ये इशू डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद लाइव मिंट का आर्टिकल है डिले इन जस्टिस डिलीवरी से संबंधित। फिर एक द हिंदू का आर्टिकल जो हमें डिस्कस करना था रह गया था, कन्वर्जन एंटी कन्वर्जन लॉ ऑफ यूपी से संबंधित। और सबसे लास्ट में हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है छोटा सा, 5 साल पूरे हो चुके हैं आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस रिवोक किए, क्या मायने हैं, चीज़ों को एनालाइज किया जा रहा है 5 साल बाद। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इशू बर्निंग बांग्लादेश से संबंधित। भारत की मित्र, भारत की दोस्त शेख हसीना, इन्होंने बांग्लादेश के पीएम के पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। इवन लोगों ने मजबूर कर दिया इनको बांग्लादेश छोड़ने के लिए। बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। कल 6 बजे इनका प्लेन भारत में पहुंचा हिंडन एयरबेस में, और इन्होंने यूके में एसाइलम की मांग की है। बहुत ज़्यादा डेप्थ एंड डिटेल के साथ इस आर्टिकल को, इस इशू को हम डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है वो है भारत के लिए क्या मायने हैं बांग्लादेश में जो ये उथल पुथल हुआ है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड में इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो शेख हसीना 2009 के बाद से ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। 2009 में ना जब इलेक्शंस हुए थे वो तो देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे। उन इलेक्शंस को तो लेजिटिमेसी हासिल थी, जनता की ये सोच थी कि बिल्कुल सही तरीके से इलेक्शन हुए हैं। और उन इलेक्शंस में शेख हसीना की जो पार्टी है ना अवामी लीग, इन्होंने बांग्लादेशी नेशनल पार्टी को हराया था। तो देखो तब से लेके अभी तक ये प्रधानमंत्री है। उसके बाद 2014 में भी इलेक्शन हुए, 2018 में भी हुए, और 2024 में कुछ दिनों पहले भी इलेक्शन हुए थे। लेकिन आरोप ये लगता है बाद के जो ये इलेक्शंस है ना 14 के, 18 के, 24 के, ये इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर मैनर में नहीं हुए। इन इलेक्शंस में काफ़ी वायलेंस हुआ। इन इलेक्शंस में कहीं ना कहीं अपोजिशन ने, खास करके बांग्लादेशी नेशनल पार्टी ने बायकॉट कर दिया। कहने का मतलब ये है, आरोप ये लगता है ये इलेक्शन जो है वो रिग्ड थे, धांधलेबाजी हुई है। देखो वैसे शेख हसीना ने ना पिछले 15 सालों में ज़बरदस्त काम किया है। बांग्लादेश पहले वन ऑफ द वर्ल्ड पुअरेस्ट नेशन हुआ करता था, लेकिन आज बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है पिछले 10 सालों में ना 3 गुना हो चुकी है। बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से बड़ी है। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इवन इंडिया से भी ज़्यादा है। पिछले 20 सालों में बांग्लादेश में
25 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। और ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाया है शेख हसीना ने बांग्लादेश में, जैसे $2.9 बिलियन की सहायता से पद्मा ब्रिज का निर्माण करवाया। इसमें कोई संदेह नहीं, समझ गए। इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में। हालांकि देखो कोविड-19 के बाद से ही सिचुएशन खराब थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो एक चीज, शेख हसीना के कार्यकाल में ना सिविल लिबर्टीज को काफी दबाया गया है। मतलब कि जैसे लोग के राइट्स नहीं होते, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमारे देश में भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो सिविल राइट्स हैं ना, उनको दबाया गया शेख हसीना के कार्यकाल में। इन्होंने हार्ड पावर का इस्तेमाल किया कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए। शेख हसीना को ना क्रिटिक्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इवन मोहम्मद यूनुस, जिनको नोबेल प्राइज मिला, इवन उन पे भी कार्रवाई कर दी क्योंकि उन्होंने शेख हसीना पे तंज कसा था, क्रिटिसाइज किया था। 2018 में बांग्लादेश की सरकार डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट लेके आई। इस एक्ट का काफ़ी मिसयूज होता है, खास करके सोशल मीडिया में जो सरकार को क्रिटिसाइज करता है ना, उस क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए, क्रिटिक को चुप करवाने के लिए इस एक्ट की सहायता ली जाती है। प्रेस फ्रीडम को भी सप्रेस किया गया। इसके अलावा अपोजिशन के जो लीडर्स हैं ना, उनको जेल में डाल दिया गया। जैसे अभी बांग्लादेशी नेशनल पार्टी की जो लीडर है ना खालिदा जिया, वो उनको 17 साल की सज़ा सुनाई गई। अभी तो वो काफ़ी बीमार हैं। और भी अपोजिशन के बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। तो पॉइंट ये है, डेमोक्रेसी की सिचुएशन खराब हो रही थी शेख हसीना के कार्यकाल में। लेकिन देखो अभी की बात करें, अभी एकदम से ऐसा क्या हुआ कि सिचुएशन इतनी खराब हो गई, लाखों लोग सड़कों पर आ गए। देखो रिसेंट में हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था, रिसेंट कंट्रोवर्सी थी कोटा से सिस्टम, कोटा से संबंधित। बांग्लादेश में ना गवर्नमेंट जॉब्स में ना पहले 2018 से पहले 30% कोटा था, रिजर्वेशन था। ये 30% रिजर्वेशन किन किन के लिए था? वो लोग जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, यानी बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के जो डिसेंडेंट हैं, उनके बेटे वगैरह पोते पोतियां हैं, उनके लिए रिजर्वेशन, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए और अंडर रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, इन सब कैटेगरीज के लिए मिला के 30% रिजर्वेशन का प्रोविजन था 2018 से पहले। 2018 में इसे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन बांग्लादेश की एक हाई कोर्ट ने ना फैसला दे दिया, उन्होंने इस 30% रिजर्वेशन को फिर से रिवाइव कर दिया। फिर क्या था, फिर तो देखो लोग सड़कों पे आ गए, इतना रिजर्वेशन हमें नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से ना एक पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। लेकिन बाद में तो देखो देखते देखते ये जो प्रोटेस्ट था बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी फैल गया। फिर अवामी लीग ने क्या किया, जो इनकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से प्रोटेस्टर्स को दबाने का प्रयास किया गया। बाद में सरकार ने पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी डिप्लॉय कर दी प्रोटेस्ट को, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। तो प्रोटेस्ट बढ़ता गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। जहां एक तरफ देखो सरकार की तरफ से पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, सरकार के यानी अवामी लीग के वर्कर्स और वॉलंटियर्स, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता, ये सब लड़ रहे थे। दूसरी तरफ जहां जेन्युइन स्टूडेंट्स भी थे जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट थे, लेकिन देखो अपोजिशन पार्टी का कैडर भी घुस गया इसमें प्रोटेस्ट में। जैसे जमात इस्लामी है, बांग्लादेशी नेशनल पार्टी है, प्रो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं, वो भी घुस गई इस प्रोटेस्ट में। तो देखो बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर गलत था और रिजर्वेशन मिलेगा सिर्फ 7%, 30% नहीं मिलेगा। मतलब रिजर्वेशन के ऑर्डर को वापस ले लिया गया। लेकिन उसके बाद भी देखो प्रोटेस्ट शांत नहीं हुआ। लोगों ने ना बाद में अपनी मांग ये कर दी कि शेख हसीना इस्तीफा दें, बस यही मांग है। और इस मांग को लेके ना लाखों लोग कल यानी मंडे को ना ढाका की तरफ, जो इनकी राजधानी है, वहां पे कूच करने लगे। लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। जो यहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का घर था ना, उसके पास में सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। लेकिन देखो लोग इतने ज़्यादा थे, फिर देखो ऐसा लगता है कि आर्मी ने भी घुटने टेक दिया। आर्मी ने शेख हसीना को बोला कि आप इस्तीफा दे दीजिए, हम इतने क्राउड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, गोलियां चलाने पड़ेंगी, लोग मारे जाएंगे। तो बांग्लादेश की आर्मी ने
बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को बोला होगा आप इस्तीफा दे दीजिए, बदले में हम आपको सेफ पैसेज देते हैं, यानी बांग्लादेश से बाहर जाने का हम आपको मौका देते हैं, और यही हुआ। देखो ये तो इमीडिएट रीजंस हैं प्रोटेस्ट के, क्राइसिस के, लेकिन देखो आप इकोनॉमिक फैक्टर समझिए। वैसे बांग्लादेश की इकोनॉमी ने पिछले 15-20 सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन देखो खास करके ना कोविड-19 की महामारी के बाद में बांग्लादेश की इकोनॉमी को दिक्कत आ रही थी। दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि रशिया यूक्रेन वार के कारण जहां देखो जरूरी चीज़ों के दाम बढ़ गए, जैसे फूड ग्रेन के दाम बढ़ गए, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए, इस वजह से ना बांग्लादेश में इन्फ्लेशन 17 से 20% तक बढ़ गई। बांग्लादेश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आधा हो गया। बांग्लादेश की जो करेंसी है टका देखो डॉलर के मुकाबले में 40% डेप्रिशिएट कर गया। जॉब्स की भारी कमी है। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे रिजर्वेशन के अगेंस्ट, उसका एक रीजन ये भी कि बांग्लादेश में ना जॉब्स की बहुत ज्यादा कमी है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, बांग्लादेश में ना महिलाओं का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है ना वो 42% है। इतना ज्यादा लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है महिलाओं का, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। लेकिन देखो जॉब्स तो है नहीं, महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन ज्यादा, इसका सीधा सीधा मतलब मैन के लिए जॉब और ज्यादा कम, मैन के लिए जॉब और ज्यादा कम, और महिलाएं पब्लिक डोमेन में ज्यादा दिखेंगी और महिलाएं कमा रही हैं। तो बांग्लादेश भी देखो कंजर्वेटिव सोसाइटी है, पैट्रियार्कल नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, ये बात मैन को खास करके लड़कों को अच्छी नहीं लगेगी। तो देखो ये सारे फैक्टर्स ना एक्यूमुलेट होते हैं प्रोटेस्ट की फॉर्म में, समझे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना कम हो गया था कि बांग्लादेश को दिक्कत हो रही थी गुड्स को इंपोर्ट करने में, इवन इंडिया से सामान खरीदने में भी दिक्कत हो रही थी, इंडियन एक्सपोर्टर्स को पैसे मिलने में दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा बांग्लादेश में एनपीए बढ़ रहा था, इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हुई लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ गई, गरीब और अमीर के बीच की खाई, वहां पे करप्शन काफी ज्यादा बढ़ गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री पर यह भी आरोप लगते हैं नेपोटिज्म के कि उन्होंने अपने नाती रिश्तेदारों को ज्यादा तवज्जो दी। इवन जो इनके आर्मी चीफ हैं वो भी शेख हसीना के रिश्तेदार ही हैं, समझे। प्रोटेस्ट के दौरान देखो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने ना एक वर्ड इस्तेमाल किया कि प्रोटेस्टर्स में यूथ का जो प्रोटेस्ट है उसमें रजाकार घुस गए हैं। रजाकार एक गाली के समान है बांग्लादेश में। रजाकार मतलब वो लोग, जब पाकिस्तान की आर्मी जिनोसाइड कर रही थी ना उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में, यानी आज के बांग्लादेश में, तो रजाकार मतलब वो लोग जिन्होंने पाकिस्तानी आर्मी का साथ दिया था ताकि पाकिस्तान की आर्मी रेप कर सके बांग्लादेशी वुमन का। तो ये गाली के समान है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने बोला कि प्रोटेस्टर्स में ना रजाकार घुस गए हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेश की ये पूर्व प्रधानमंत्री थी ना शेख हसीना, ये बांग्लादेश के सेकुलर वर्जन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये बांग्ला आइडेंटिटी पे ज्यादा फोकस करती हैं, सेकुलरिज्म पे ज्यादा फोकस करती हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट जो दूसरी फोर्सेस है ना, जैसे बांग्लादेशी नेशनल पार्टी हैं, जमात इस्लामी हैं, ये इस्लामिक वर्जन को ज्यादा प्रमोट करते हैं। ये लोग, ये आप कह सकते हो प्रो पाकिस्तानी हैं, और शेख हसीना ये प्रो इंडिया थी। ये सेकुलरिज्म को ज्यादा प्रमोट करती थी, बांग्ला आइडेंटिटी को ज्यादा प्रमोट करती थी, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी फोर्सेस जमात इस्लामी, बांग्लादेशी नेशनल पार्टी, ये देखो इस्लामिक वर्जन को ज्यादा प्रमोट करती, इसलिए इंडिया के खिलाफ काफी नफरत है जमात इस्लामी और बांग्लादेशी नेशनल पार्टी में। जब बांग्लादेशी नेशनल पार्टी का रूल था ना 2009 से पहले, उस समय एंटी इंडिया एलिमेंट्स काफी पनप रहे थे बांग्लादेश में। आईएसआई टेररिस्ट को भेजा करती थी बांग्लादेश के रूट के थ्रू, कैंप लगा करते थे टेररिस्ट के। लेकिन जैसे ही शेख हसीना 2009 में सत्ता में आई, इन्होंने एंटी इंडिया एलिमेंट्स को खत्म कर दिया। इन्होंने वो सारे इंसर्जेंट के कैंप्स को बंद करवा दिया जो इंडिया के अगेंस्ट एक्टिविटी करते थे। इनके कार्यकाल में देखो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशंस है ना बिल्कुल पीक पे थे। इतने अच्छे रिलेशन भारत और बांग्लादेश के बीच में कभी नहीं रहे। इवन जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, भारत ने निर्माण करवाया, इवन उसके बाद भी इतने अच्छे रिलेशंस नहीं थे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, कनेक्टिविटी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई। इंडिया को बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट के लिए ट्रांजिशन मिला, रेल चलनी स्टार्ट हुई, बसेस स्टार्ट हुई,
इंडिया बांग्लादेश के बीच में बहुत कुछ हुआ, इनक्लेव्स आपस में शेयर किए गए, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ। लेकिन देखो फाइनली अब 15 साल का जो कार्यकाल था शेख हसीना का, उसका अंत हो गया। और फाइनली अब बांग्लादेश की मिलिट्री बोल रही है कि हम फिलहाल के लिए इंटरिम गवर्नमेंट बना रहे हैं ताकि देश में शांति इस्टेब्लिश की जा सके। 30 साल बाद, ऑलमोस्ट 30 साल बाद, वैसे 34 साल हो गए, 34 साल के बाद अब मिलिट्री एक बार फिर से सत्ता में आ गई है बांग्लादेश में। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कौन बनाता है। बट भारत को देखो, जो भी सरकार बनाए, चाहे वो मिलिट्री की सरकार हो या फिर यूनिटी गवर्नमेंट हो, उनके साथ में एंगेजमेंट जरूर करना चाहिए। ये भारत के हित में है। तो अभी जो घटनाक्रम हुए ना बांग्लादेश में, इसकी क्या इंप्लीकेशंस है, इंडिया के लिए क्या इंपैक्ट है, इंडिया की रीजनल स्ट्रेटेजी के लिए तो देखो सेटबैक है। ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं कि भारत के पड़ोस में भारत का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। नेपाल में हमने देखा किस प्रकार से केपीएस ओली जो प्रो चाइना है वो फिर से सत्ता में आ गए। मालदीव में प्रो चाइना प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा पाकिस्तान तो हमेशा से हमारे साथ लड़ाई करता ही रहता है, टेंशन्स रखता है। भूटान का हमने देखा, भूटान किस प्रकार से चाइना के साथ में बाउंड्री को लेके, बॉर्डर को लेके नेगोशिएशन कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारी रीजनल स्ट्रेटेजी के लिए अच्छी नहीं है। शेख हसीना एक दीवार का काम कर रही थी इस्लामिक रेडिकलिज्म के अगेंस्ट। अब देखो इस्लामिक रेडिकलिज्म भी बढ़ सकता है बांग्लादेश में। और इवन शेख हसीना देखो चाइना के अगेंस्ट नहीं थी, लेकिन चाइना और इंडिया में ना शेख हसीना इंडिया को ज़्यादा तवज्जो देती थी। तो आप कह सकते हो शेख हसीना चाइना के अगेंस्ट इंडिया की एलाई थी। अब देखो इंडिया बांग्लादेश के बायलैटरल ट्रेड में डिसरप्शन आ सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कुछ महीनों पहले एक ना इंडिया आउट का कैंपेन चला था यहां पर भी, बांग्लादेश में भी। तब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बोला था कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको बोलो कि उनकी बीवियां इंडियन साड़ी ना पहने। तो बांग्लादेश का अपोजिशन जो है, बांग्लादेशी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, इस्लामिक फोर्सेस, वो तो देखो डेफिनेटली अगेंस्ट इंडिया हैं। वो इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगी इंडिया के साथ ट्रेड कम करने के लिए। इसी वजह से देखो इंडिया में बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ ना बड़े स्केल पे, जिसके बाद इस्तीफा देना पड़ा, ये स्पॉन्सर्ड था। हो सकता है ये चाइना स्पॉन्सर्ड भी हो। इवन डर देखो ये भी है, बहुत सारे जो लोग हैं भागकर बांग्लादेश से भारत में आ सकते हैं, क्योंकि अवामी लीग जो पार्टी है ना शेख हसीना की, उनके कार्यकर्ताओं पे अब अत्याचार हो सकता है। इवन जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो सकता है, उनको भागकर भारत में आना पड़ सकता है। इंडिया का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में प्रभावित होगा। अब फिर से देखो बांग्लादेश की धरती का इंसर्जेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट। और इवन बांग्लादेश के साथ देखो, इंडिया के साथ जो बांग्लादेश का बॉर्डर है ना, वो सबसे बड़ा बॉर्डर है, 4096 किलोमीटर का। बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी रहती है तो इंडिया के लिए नुकसान ही नुकसान है। स्मगलिंग वगैरह बढ़ जाएगी, इमिग्रेंट्स ज़्यादा आएंगे और गैर कानूनी गतिविधियां बॉर्डर पे और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। भारत की सिक्योरिटी को खतरा है। लेसन्स क्या है इस पूरे किस्से से? देखो ये बात सच है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ना इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो लाई, लेकिन देखो वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर गई। मतलब लेसन ये मिलता है, सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस से काम नहीं चलेगा, सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेटिक संस्थानों को मेंटेन करना जरूरी है। इसके अलावा जीडीपी बढ़ जाए किसी देश की, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एड्रेस करना जरूरी है, करप्शन को एड्रेस करना जरूरी है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में जनता का फेथ रिस्टोर करना जरूरी है। और किसी भी देश में ना पीसफुल प्रोटेस्ट हो सके, ओपोजिशन हो सके सरकार की पॉलिसीज का, इतना स्पेस तो रहना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर तो देखो एकदम से लोग सड़कों पे आ जाएंगे सरकार के अगेंस्ट। जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो सब देखने को मिलेगा। तो ये पूरा इशू हमने डिटेल से समझा। आपका क्या राय है इस पूरे मुद्दे पे? आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी जो भी राय हो इस पूरे इशू पे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, डिले इन जस्टिस डिलीवरी से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। लाइव मीट का ये आर्टिकल है। देखो हमारे देश में ना जस्टिस डिलीवरी में जो टाइम लगता है ना,
डिले होता है। ये सबसे बड़ा बैरियर है, सबसे बड़ी रुकावट है, ना सिर्फ लोगों के जीवन स्तर को ऊपर ले जाने में, बल्कि देखो इवन बिजनेस करने में भी सबसे बड़ी रुकावट ये है डिले इन जस्टिस डिलीवरी। अभी ना हाल ही में यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने ना पार्लियामेंट को ये इन्फॉर्म किया, हमारे देश में अलग अलग कोर्ट्स में ना 50 मिलियन यानी 5 करोड़ जो केसेस है ना वो पेंडिंग है, और इसमें से 90% केसेस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। बाकी देखो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन देखो राइटर ये बोलते हैं, लॉ मिनिस्टर ये इन्फॉर्म करना भूल गए पार्लियामेंट को कि अनदर 50 मिलियन केसेस पेंडिंग है ट्रिब्यूनल्स में, रेवेन्यू बोर्ड्स में, कंज्यूमर कोर्ट्स में, इंफॉर्मेशन कमीशंस में। समझ गए? देखो इतने केसेस पेंडिंग है, इससे सिटीजन्स को तो नुकसान होता ही होता है। कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट देखो इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कोई इन्वेस्टर है जिसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट की, अब किसी कारणवश से कोई डिस्प्यूट हो गया, केस कोर्ट में चला गया। अब देखो इन्वेस्टर तो यही एक्सपेक्ट करेगा ना जल्दी से जल्दी केस का समाधान निकले, उसका पैसा लगा हुआ है, लेकिन केस सालों साल लटका रहेगा, उसको तो पैसों का नुकसान हो जाएगा ना, सारे पैसे उसके वेस्ट होते जाएंगे, यूज में नहीं आ सकेंगे, तो फिर आगे से इन्वेस्टमेंट क्या भारत में आएगी? नहीं आएगी। तो क्वेश्चन ये उठता है क्या करना चाहिए सरकार को और जुडिशरी को इस सिचुएशन से बचने के लिए। देखो एक चीज राइटर बोलते हैं, जितने केसेस जुडिशरी के सामने पेंडिंग है ना, ज्यादातर तो देखो सरकार ही उनमें लिटिगेंट है, यानी वो केसेस सरकार नहीं किए गए हैं, सरकार नहीं किए हैं किसी ना किसी के अगेंस्ट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यानी गवर्नमेंट सबसे बड़ी लिटिगेंट है, सबसे ज्यादा केसेस गवर्नमेंट ही करती हैं। इस वजह से ना यूनियन मिनिस्टर ने यह बोला कि पहले एक ड्राफ्ट नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी आई थी, अब उसको हम औपचारिक रूप से अडॉप्ट करेंगे ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि सरकार कम से कम केस करे कोर्ट्स में। ये तो हुई बात यूनियन गवर्नमेंट की। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे लिटिगेशन पॉलिसीज हैं, कब कब सरकार केस फाइल करेगी कोर्ट में, कब नहीं करेगी। कर्नाटक का अलग से एक लिटिगेशन लॉ भी है। लेकिन देखो इसके साथ साथ चलो लिटिगेशन पॉलिसीज तो सरकार बना लेंगी, इंप्लीमेंट कर लेंगी, जो कि जरूरी है। इसके साथ साथ सरकार को यह इंश्योर करना चाहिए कोर्ट्स में ना एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एडुकेट स्टाफ हो, जजेस की वैकेंसी खाली ना हो, और कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स को ना रन किया जाए कंटिन्यूअसली, ब्रेक कम से कम होने चाहिए, छुट्टियां जो जजेस लेते हैं, स्ट्राइक्स जो होती हैं वो कम से कम होनी चाहिए। इसके साथ साथ देखो अल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, इसका भरपूर उपयोग किया जाए। इस अल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट में देखो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मीडिएशन है, ग्रामीण न्यायालय है, लोक अदालत है, कॉन्सिलेशन मैकेनिज्म है। इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। जितना ज़्यादा इनका इस्तेमाल होगा ना अल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम का, उतने ही केसेस कम आएंगे जुडिशरी में, कोर्ट्स में। और देखो इसके साथ साथ ना एक डर होना चाहिए कि फर्जी अगर हमने कोर्ट में केस किया तो हमारे ऊपर फाइन लगाया जाएगा, क्योंकि ना बहुत सारे लोग तो फर्जी केसेस करते रहते हैं, इस वजह से भी केसेस की संख्या बढ़ गई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट राइटर बोलते हैं जजेस का सिलेक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है हमारे देश में ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ना कोलिजियम सिस्टम डिसाइड करता है कौन जज बनेगा कौन नहीं बनेगा। कोलिजियम सिस्टम मतलब CJI प्लस में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस। लेकिन देखो हमारा देश यूनिक देश है जहां पे जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं कि कौन जज बनेगा। अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट के साइन से होती है, लेकिन चेक्स एंड बैलेंस कहाँ है? दूसरे देशों में ना चेक्स एंड बैलेंस है, जैसे एग्जीक्यूटिव जो है वो डिसाइड करती है कौन जज बनेगा, तो जजेस की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। लेकिन हमारे देश में जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। सरकार इस सिस्टम को बदलने के लिए ना नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आई थी 2015 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो सिस्टम वैसे का वैसा अभी भी बरकरार है। पार्लियामेंट को फिर से कुछ करना चाहिए जजेस के अपॉइंटमेंट से संबंधित, ऐसा राइटर बोलते हैं। अभी देखो राइटर बोलते हैं देश में ना सिर्फ 350 फैमिलीज ऐसी हैं, ज्यादातर जो जज है ना उन्हीं के रिश्तेदार अपॉइंट होते हैं। जैसे अभी DY चंद्रचूड़ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके फादर भी सुप्रीम कोर्ट में जज थे।
तो बार बार देखो 350 फैमिलीज हैं जिनके बच्चे रिश्तेदार वही बार बार जज लगते जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है, नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है जुडिशरी में, महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो जैसे देखो कंज्यूमर कोर्ट्स में ये मैंडेटरी है ना कि एक लेडी मेंबर को अपॉइंट करना जरूरी है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करना जरूरी है। तो उसी प्रकार से ना कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए, और एग्जीक्यूटिव का भी से होना चाहिए। जैसे देखो लोअर कोर्ट में ना जज आते हैं स्टेट जुडिशियल सर्विस से, लेकिन जो ट्रिब्यूनल के मेंबर्स हैं ना या फिर दूसरी जो एडजुडिकेटरी कमीशंस हैं उनके मेंबर्स कौन होते हैं? रिटायर्ड जज होते हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। यहां पर भी ना फेवरेटिज्म एक प्रॉब्लम है। सरकार अपनी पसंद के बंदे लगा देती है इन ट्रिब्यूनल्स में, दूसरे एडजुडिकेटरी कमीशंस में। अब होता ये है आमतौर पे ना रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या फिर रिटायर्ड जजेस को लगाया जाता है इन ट्रिब्यूनल्स वगैरह में, कमीशंस में। अब ना ये ना अपनी जॉब को ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हैं। ये सोचते हैं कि यार हमारी असली जॉब तो पहले थी, जो हम अब रिटायर हो चुके हैं, अब सरकार ने हमें ट्रिब्यूनल का मेंबर बना दिया है, हम यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करेंगे, अपनी आसानी से रिटायरमेंट काटेंगे और प्रिविलेजेस का फ़ायदा उठाएंगे। तो इस वजह से ना ट्रिब्यूनल्स का कामकाज प्रभावित होता है, और इन ट्रिब्यूनल्स को सुपरवाइज करने वाला भी कोई नहीं होता कि जज आ रहा है, कई कई दिनों तक छुट्टी पे है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखरेख करने वाला नहीं। देखो जुडिशरी को ना बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलती हैं। वो प्रिविलेजेस इसलिए मिलती हैं ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें। कॉलोनियल ईरा में जो जुडिशरी हुआ करती थी ना, आपने देखा होगा पुरानी फिल्में आप देखते थे, मतलब जैसे लेजेंड ऑफ भगत सिंह है, उसमें जज दिखाते हैं ब्रिटिश ईरा में ना वो विग वगैरह पहन के आते हैं बालों में। ये ट्रेंड वहीं का था, ब्रिटेन का था। जैसे ही देश आज़ाद हुआ जजेस ने वो सफ़ेद रंग की विग वगैरह पहननी तो बंद कर दी। लेकिन देखो ब्रिटिश ईरा में ना जजेस बहुत ज़्यादा छुट्टियां लेते थे, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, अनेकों तरह की वेकेशंस लेते थे और बहुत कम दिनों के लिए काम करते थे। लेकिन देखो वो पैटर्न आज भी बरकरार है, आज भी जजेस बहुत वेकेशंस लेते हैं, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन। तो इस चीज़ को अब छोड़ने की आवश्यकता है। जज भी ना बाकी लोगों की तरह, जैसे डॉक्टर्स की तरह, पुलिस वालों की तरह ज़्यादा काम करें। कुछ लोग बोलते हैं जज करना ना एक टायरिंग जॉब है, बहुत दिमाग लगता है। देखो जॉब पुलिस वालों की भी आसान नहीं है, डॉक्टर्स की भी आसान नहीं है। तो सिर्फ जैसे ये लोग काम करते हैं, सिर्फ पब्लिक हॉलीडेज होती हैं, उसी प्रकार से जजेस के लिए भी सेम प्रोविज़न होना चाहिए। और कई बार क्या होता है, वकील भी बार बार एडजमेंट करवाते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जानबूझ के अगली तारीख ले लेते हैं। और कई बार कोर्ट सख्त होता है तो फिर वकील को उस जज को बायकॉट करने लगते हैं, उस जज के अगेंस्ट कंप्लेन करने लगते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। और ये देखो ये तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में साफ तौर पे बोला था कि जो वकील है ना उनको स्ट्राइक्स वगैरह नहीं करनी चाहिए और कोर्ट का कामकाज प्रभावित नहीं करना चाहिए, एब्सटेन नहीं करना चाहिए अपने आप को कोर्ट के काम से। लेकिन बावजूद इसके वकीलों की हड़ताल देखने को मिलती है। और देखो हमारे देश में ना कोई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। दूसरे कई देशों में ना, डेवलप कंट्रीज में खास करके ऐसा देखने को मिलता है, जब केस की सुनवाई होनी स्टार्ट होती है ना, इवन उससे भी पहले आपस में अलग अलग पार्टीज जो केस की सुनवाई में इन्वॉल्व होती है ना, वो जज के सामने दोनों साइड के वकील, दोनों पक्ष के वकील ना डिसाइड कर लेते हैं कि इस केस को ना 1 साल के अंदर अंदर हम डिस्पोज कर देंगे। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता। अब तो देखो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस आ चुकी है, एडवांस टेक्नोलॉजीज की यूज़ करके जल्दी जल्दी केस निपटाए जा सकते हैं, वर्चुअल हियरिंग हो सकती है। लेकिन देखो इसके लिए कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की आवश्यकता है और कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है, ताकि इंडियन कोर्ट्स में केसेस का जो बर्डन है वो कम हो और पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है जुडिशरी में फिर से जागे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूपी में जो एंटी कन्वर्जन लॉ है ना, उसमें अमेंडमेंट करके इस लॉ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगी कि यूपी का एंटी कन्वर्जन लॉ क्या है और क्या कंट्रोवर्सी है, लेकिन इस कानून को ना कहीं आप एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो पूरा डिटेल में जाए बिना जितना ज़रूरी है उतना मैं आपको बताता हूँ। देखो 2021 में ना यूपी सबसे पहले ये कानून लेके आया था,
रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने के लिए। उस समय इसे ऐसा कानून भी बोला गया था जो लव जिहाद को रोकता है, मतलब इंटरफेथ मैरिजेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला ये कानून था। क्योंकि इसमें देखो कुछ ऐसे प्रोविजंस थे, जैसे अगर देखो शादी इस उद्देश्य के साथ की गई है कि लड़की को कन्वर्ट कर लिया जाएगा अपने धर्म में, तो ये फिर कन्वर्जन होगा वो अनलॉफुल होगा और मैरिज भी नल एंड वॉइड हो जाएगी। इवन इंटरफेथ मैरिज है तो पहले अथॉरिटीज को बताना पड़ेगा कि देखो हम इस धर्म से आते हैं, अपना धर्म चेंज कर रहे हैं शादी के लिए, तो पहले अथॉरिटीज को सूचित करना पड़ेगा। तो ये था 2021 का कानून। लेकिन यूपी सरकार का ये कहना है 2021 में हमने ये कानून इनेक्ट किया था, उसके बाद से 2023 तक 400 केसेस फिर भी सामने आ गए कन्वर्जन के, तो इसलिए हम अपने 2021 के कानून को और स्ट्रोंग बना रहे हैं। स्ट्रोंग जैसे कि अगर देखो कन्वर्जन का टारगेट माइनर हैं, महिलाएं हैं या फिर कुछ सर्टेन कम्युनिटीज हैं, और कन्वर्जन किया जा रहा है थ्रेट से, कोअर्जन से, मतलब धमकी देके या फिर फोर्स की सहायता से, तो 20 साल की सजा, इवन देखो लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है कानून। और भी प्रोविजंस हैं, जैसे कि देखो अनलॉफुल कन्वर्जन्स के लिए फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से फंड रिसीव किए जाते हैं, तो इसके लिए भी कड़ी सजा और फाइन का प्रावधान है। इवन देखो अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन करने पर बेल मिलना भी और ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया है। प्रोविजन ये किया गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुने बिना जज जो है बेल नहीं दे सकते, और जज बेल तभी देंगे जब उन्हें लगेगा कि जो एक्यूज्ड हैं शायद उन्होंने अपराध नहीं किया है, ऐसी सिचुएशन में ही बेल दी जाएगी। मतलब देखो जैसे जो एनडीपीएस एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बेल मिलने के प्रोविजन होते हैं ना, उतना डिफिकल्ट बना दिया गया है बेल मिलना। जज को यह भी लगना चाहिए कि जो आरोपी है वो छूटने पे ये चीज फिर से नहीं करेगा, ऐसी कंडीशंस में ही बेल मिलने का प्रावधान है। पहले ना एक प्रोविजन ये हुआ करता था, जो विक्टिम है या फिर विक्टिम का कोई क्लोज रिलेटिव है वही केस फाइल कर सकता था, लेकिन अब यह प्रोविजन कर दिया गया है कि कोई भी केस फाइल कर सकता है। तो डर यह है कि बहुत सारी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती, वो देखो कोई भी इंटरफेथ मैरिज होने पे केस फाइल कर देंगी। पहले देखो 2021 में एक्ट में ना ये प्रोविजन था कि विक्टिम या फिर क्लोज रिलेटिव वही केस फाइल करेगा, और बहुत सारे आरोपियों को ना बेल मिल जाती थी क्योंकि विक्टिम और उनके रिलेटिव्स केस फाइल करते नहीं थे इंटरफेथ मैरिज के अगेंस्ट। लेकिन अब तो देखो कोई भी केस फाइल कर सकेगा, तो मतलब अब तो इंटरफेथ मैरिज पे बहुत ज्यादा आंच आएगी, ऐसा राइटर का मानना है। लास्ट में राइटर बोलते भी यही है कि इस एक्ट का ना काफी मिसयूज होने की संभावना है, और इस एक्ट की सहायता से वो लोग जो इंटरफेथ मैरिजेस को ऑप्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। एक आर्टिकल देखो यहां पे ना अब जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। जम्मू एंड कश्मीर में देखो स्पेशल स्टेटस रिवोक किए और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किए, अब 5 साल हो चुके हैं। 2019 5 अगस्त को ये किया गया था, कल 5 अगस्त था, आज 6 अगस्त है। तो ना इस मौके पर राइटर कुछ एनालिसिस करते हैं, क्या बदलाव आया है। राइटर कहते हैं देखो 20 लाख जो लोग हैं, बाहरी लोग हैं, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को विजिट किया पिछले साल, जिसमें से 55,000 फॉरेनर भी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लास्ट ईयर 5,000 करोड़ की घोषणाएं की यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और काम अभी चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर को बाकी इंडिया से रेलवेज के माध्यम से कनेक्ट करने के लिए। और देखो एक चीज, कई बार डेमोक्रेसी में सिर्फ डेमोक्रेसी की सक्सेस सिर्फ इस चीज से नहीं मेजर की जाती कौन सी पार्टी जीती कौन सी पार्टी हारी, लेकिन कितने लोगों ने डेमोक्रेसी में हिस्सा लिया ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट हुए ना, इसमें वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा रहा जम्मू एंड कश्मीर में, मतलब कंपैरिजन जम्मू एंड कश्मीर के पास्ट इलेक्शन से ही है, तो वोटर टर्नआउट काफ़ी अच्छा रहा। आप दूसरे इंडिकेटर्स देख लीजिए, जैसे 31 दिसंबर पिछले साल हजारों लोग इकट्ठा हुए लाल चौक कश्मीर में, श्रीनगर में नया साल सेलिब्रेट करने के लिए, और अगले ही मंथ बक्सी स्टेडियम में 26 जनवरी के परेड के मौके पे स्टेडियम बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। मुहर्रम के प्रोसेशंस काफ़ी समय से बैन थे,
श्रीनगर में और आसपास के रीजन में, लेकिन अब इनको रिज्यूम कर दिया गया है। तो ये सब देखो संकेत हैं सिचुएशन के ठीक होने के। लेकिन हाँ, ये बात देखो सच है, जम्मू रीजन में सिचुएशन थोड़ी ख़राब हुई है और अकेले जुलाई में 12 हमारे जवान शहीद हो गए जम्मू रीजन में टेररिस्ट अटैक्स के चलते। देखो इसका रीज़न जानते हो क्या है? जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन ठीक हो रही है, इससे पाकिस्तान पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट है। हमारे देश ने आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया। उसके बाद पाकिस्तान ने इस इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की, 2 बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस इशू को ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो ना अब पाकिस्तान ना जानबूझकर जम्मू रीजन पे इसलिए फोकस कर रहा है क्योंकि ये दिखाया जा सके कि देखो ये सिर्फ कश्मीर का मामला नहीं है, जम्मू का भी मामला है। जम्मू में हिंदू पॉपुलेशन भी है, तो यहाँ पे टेररिस्ट अटैक कम्युनलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, मतलब रिलीजन के बेसिस पे पोलराइजेशन ज़्यादा होता है। तो इस वजह से पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू में अब सिचुएशन ख़राब हो। अब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट हैं उन्होंने अपनी टैक्टिक्स चेंज कर ली हैं। वो जीपीएस बेस्ड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो घात लगा के बैठते हैं, एम्बुश करते हैं ताकि मैक्सिमम डैमेज किया जा सके। इवन देखो इस साल के लोकसभा इलेक्शंस में जम्मू एंड कश्मीर में टर्नआउट अच्छा रहा, तो भी पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया कि इतना ज़्यादा टर्नआउट कैसे है, कुछ स्टेप्स लिए जाएं ताकि सिचुएशन ख़राब हो। लेकिन देखो अब एक बार फिर से असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ना बिल्कुल इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर में हो और डेमोक्रेटिक लीडरशिप उभर के आए जम्मू एंड कश्मीर में। लोग जो हैं वो अपने हिसाब से वहाँ पे गवर्नेंस चलाएं, सिचुएशन वहाँ पे इम्प्रूव हो। डेवलपमेंट तो देखो आ ही रही है, हमने पहले आर्टिकल में भी डिस्कस किया। सिर्फ इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक होने से ऐसा नहीं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है। ऐसा होता तो शेख हसीना को कभी भागना नहीं पड़ता। तो इसलिए इन चीज़ों पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, पावर पहुँचे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हाथों में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए। ये 2 क्वेश्चंस आज देखो आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो तो बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडिया के नज़रिए से आपको एनालाइज करनी है, इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं। फिर दूसरा जस्टिस डिलीवरी में डिले से संबंधित क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।